आज का हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस enclosing a charge। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था कि जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया में से पास करती हैं उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आज का जो हमारा टॉपिक है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक ऐसी सरफेस के अंदर से हम निकालेंगे जिसके अंदर एक चार्ज जो है वो एनक्लोज किया हुआ है। अब इसका क्या मतलब हुआ, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास कोई भी स्फेरिकल शेप का एक ऑब्जेक्ट है। स्फीयर के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये एक 3 डायमेंशनल शेप होती है और जैसे एक फुटबॉल होता है या कोई भी एक ग्लोब होता है या बॉल होती है, तो इस तरह का फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर में हमने एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब देखें सेंटर का क्या मतलब है कि स्फीयर का जो सेंटर है इसकी सरफेस से उस तमाम का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, सेम होगा। अब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हर एक डायरेक्शन में निकलेंगी। जैसे फ़र्ज़ करें कि ये इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, इस डायरेक्शन में भी होगी, इस डायरेक्शन में भी होगी। और याद रखें कि चूँकि ये एक स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसी आपको नज़र आ रही हैं ऐसी नहीं होंगी, यानी कि आपको सिर्फ ये राइट लेफ़्ट ऊपर और नीचे नज़र आ रही हैं, बल्कि ये हर तरफ होंगी। ये 3 डायमेंशन में होंगी, ये आगे की तरफ भी निकली होंगी, ये पीछे की तरफ भी गई होंगी, राइट लेफ़्ट अप डाउन हर एक जगह पे जो है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये पाई जाएंगी। अब ये जो चार्ज पड़ा हुआ है सेंटर में, ये वो चार्ज है जो कि एनक्लोजिंग द सरफेस है। एनक्लोजिंग द सरफेस क्या मतलब, पास थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। हमने एक ऐसी सरफेस जो है वो ड्रा की हुई है जिसके अंदर चार्ज मौजूद है और इस चार्ज की वजह से इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जा रही है। और याद रखें एक चीज़, चूँकि ये स्फेरिकल सरफेस है तो इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, सेम। तो हम इसी सरफेस को जो है वो दोबारा ड्रा करते हैं और देखते हैं कि हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें जी हमारे पास ये वही वाली सरफेस है जिसको हमने स्फेरिकल शेप की सरफेस कहा था। अब इस सरफेस के अंदर फ़र्ज़ करें कि हम इसको जो है वो क्लियरली जो है वो यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास एक स्फेरिकल शेप का जो है वो ऑब्जेक्ट है। लेट्स से ये हमारे पास जो है वो एक स्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट आ गया और इसके अंदर जो है वो हमने एक चार्ज रखा हुआ है। ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कि सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अब देखें कि ये जो हमारे पास सरफेस है ये कर्व्ड है, क्योंकि एक फुटबॉल जो है ये एक ग्लोब जो है ये कर्व शेप का होता है। अब उस कर्व शेप का अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का लास्ट टाइम फार्मूला पढ़ा था कि इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ओपन करके EA मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। याद रखें कि ये वाला जो फार्मूला है ये हम इस शेप के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ऐसी शेप पे अप्लाई होता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन या फिर एक प्लेन सरफेस हो। अगर हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो देखा था कि एक शीट है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं, इस केस में हम जो है वो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है और स्फीयर चूँकि प्लेन नहीं होता तो हम ये वाला फार्मूला इसके ऊपर जो है वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम ये वाला फार्मूला इसके ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो है वो डिफरेंट प्लेन शेप्स जो हैं वो बनानी पड़ेंगी। हम इसको पहले स्फेरिकल से प्लेन के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगा के इसका टोटल फ्लक्स जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये काम जो है वो हम कैसे करते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास जो है वो वही एक स्फेरिकल शेप आ गई और ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हर एक डायरेक्शन में निकल रही हैं।
ये मैं इसलिए ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किस डायरेक्शन में होती हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं देखना, बल्कि हमने इसका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो फाइंड करना है कि कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी स्फेरिकल सरफेस को कन्वर्ट कर देंगे प्लेन सरफेस के अंदर। और ये काम हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे जो है वो इसकी एक बड़ी डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल सरफेस है, और इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर हमने जो है वो सेंटर के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है। अब देखिए कि ये जो चार्ज है ये चूँकि सेंटर में पड़ा हुआ है तो इसका तमाम सरफेस के पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, सेम। अगर हम इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि हम इसके छोटे छोटे पैचेस बना देते हैं। पैचेस कैसे बनेंगे, जैसे आप लोगों ने फुटबॉल देखा होगा, वो फुटबॉल जो है वो राउंड शेप का होता है, लेकिन अगर आप उसको देखें तो जब उसको सिलाई किया जाता है तो उसके स्ट्रेट पैचेस होते हैं। उन स्ट्रेट पैचेस को जब हम उन टुकड़ों को आपस में सी देते हैं तो वो एक फुटबॉल जो है वो एक स्फेरिकल शेप का बन जाता है। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमने इसका एक पैच बना दिया। इस पैच के अंदर क्या होगा कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पाया जाएगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और इसका जो एरिया वेक्टर है ये भी प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं एक और पैच बनाता हूँ, ये अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरफ होगी। यानी कि बताने का मकसद ये है कि आप इसके जितने भी पैचेस बनाएंगे तमाम के अंदर आप देखेंगे कि जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पाया जाता है उसी डायरेक्शन के अंदर एरिया वेक्टर भी पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री का। अब फ़र्ज़ करें कि हम इसके n नंबर ऑफ़ पैचेस बना लेते हैं। n नंबर ऑफ़ पैचेस का क्या मतलब है कि हमारे पास E1, E2, E3 से लेके En तक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स पाई जाती हैं, और हमारे पास A1, A2, A3 से लेके An तक जो है वो इनके एरियाज़ पाए जाते हैं। और तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियाज़ के दरमियान जो एंगल्स हैं वो कितने हैं, 0 डिग्री। यानी कि तमाम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम करेंगे कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है यानी कि E A cos ऑफ थीटा, इसको इस्तेमाल करते हुए या E डॉट A को इस्तेमाल करते हुए हम इसका जो है वो टोटल फ्लक्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और वो कैसे, हम तमाम पैचेस का अलग अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे इस फार्मूला को यूज़ करते हुए, और फिर टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम इन तमाम को आपस में ऐड कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे जो है ये काम करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास फर्स्ट पैच जो है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, E1 मल्टीप्लाइड बाई A1। चूँकि तमाम का एंगल 0 डिग्री है तो आपको पता है कि cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के, तो इसलिए मैं यहाँ पे cos थीटा नहीं लिख रहा। फाई 2 जो है सेकंड वाला फ्लक्स किसके बराबर आएगा, E2 मल्टीप्लाइड बाई A2 के, और इसी तरह से जो n वाला है हिस्सा इसका फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, En मल्टीप्लाइड बाई An के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने हर एक सरफेस के ऊपर जितने भी पैचेस बनाए थे उन तमाम का फ्लक्स जो है वो अलग-अलग से कैलकुलेट कर लिया। अब हम टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इन तमाम को आपस में ऐड कर देंगे, फाई 1 प्लस फाई 2 अप टू प्लस फाई n। अब इसमें ज़रा वैल्यूज़ पुट करें। फाई 1 की वैल्यू है E1 A1, सेकंड वाले की है E2 A2, और यहाँ पे n वाले की क्या वैल्यू होगी, En मल्टीप्लाइड बाय An। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा इसके अंदर क्या होगा, आपको उस डायग्राम के अंदर से नज़र आ रहा था कि जो हमारे पास चार्ज है इसका तमाम पैचेस से डिस्टेंस जो है वो सेम है, क्योंकि जो सेंटर होता है उसका सरफेस की जितनी भी हमारे पास स्फीयर की सरफेस होती है उन तमाम से डिस्टेंस सेम होता है। अगर डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब है कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी उतनी ही यहाँ पे, उतनी ही यहाँ पे, मतलब तमाम पैचेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम होगी। तो चूंकि हमारे पास E1
E2 के बराबर है और ये सारे जो हैं ये En के बराबर हैं, तो हम इनको अपनी आसानी के लिए जो है वो सिंपली किसके बराबर पुट कर सकते हैं, E के। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पे E1, E2, En को ख़त्म करके सिंपल जो है वो E लिखें तो ये क्या आ जाएगा, EA1 प्लस EA2 प्लस अप टू EAN। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी, हमने उनके साथ 1, 2 को ख़त्म करके सिंपल जो है वो E लिख लिया। अब E जो है वो इसमें से कॉमन आ रहा है, तो अगर हम यहाँ से E को कॉमन ले लें तो हमारे पास फ्लक्स का क्या फार्मूला बन जाएगा, E, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN। यानी कि जैसे आपने जो है वो यहाँ पे देखा था कि जितनी भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स थी वो चूँकि सेम थी, तो हमने E जो है वो इसमें से कॉमन ले लिया और बाकी आपके पास जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN। अब ये जो A1, A2, AN आपको नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ये असल में इन तमाम एरियाज़ का सम है। जो हमने पैचेस बनाए थे छोटे छोटे, ये उन तमाम एरियाज़ का सम है। यानी कि ये आपके पास फर्स्ट पैच, दूसरा, थर्ड, जितने भी हमारे पास n नंबर ऑफ पैचेस हैं, अगर हम इनको आपस में ऐड कर दें तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस वक्त दो चीज़ें मौजूद हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी टोटल एरिया। याद रखें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और जो टोटल एरिया है स्फीयर का, इसका फार्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इस इक्वेशन के अंदर हम E और टोटल एरिया की जगह पे ये दोनों वैल्यूज पुट करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास इसका टोटल फ्लक्स जो है वो कितना निकलता है। E की जगह पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q वो मैग्नीट्यूड है उस चार्ज का जिसको हमने उस स्फीयर के अंदर रखा हुआ था, और हमारे पास एरिया कितना है 4 पाई R स्क्वायर। यहाँ पे 4 पाई जो है वो 4 पाई से कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इसका जो टोटल फ्लक्स है वो फ्लक्स जो है उसका फार्मूला हमारे पास फाइनल जो है वो क्या निकल आएगा, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी सरफेस के अंदर एक चार्ज रखते हैं Q जिसका मैग्नीट्यूड हो और आप उसका टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक उस चार्ज का मैग्नीट्यूड और दूसरी परमिटिविटी या फ्री स्पेस। क्योंकि हमने जो यहाँ पे चार्ज इस्तेमाल किया हुआ था उस चार्ज को हमने कहाँ पे रखा हुआ था, फ्री स्पेस के अंदर, कोई और दूसरा मीडियम नहीं था। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट। और इस फार्मूला को अगर हम मज़ीद डिटेल में देखें तो आपको क्या चीज़ पता चल रही है, फार्मूला हमारे पास आया Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर Q जो है ये चार्ज का मैग्नीट्यूड है और एप्सिलॉन नॉट है फ्री स्पेस। आपको इस फाइनल फार्मूला के अंदर यानी कि फ्लक्स के अंदर कोई भी शेप का पैरामीटर नज़र नहीं आ रहा, मतलब ना तो आपको एरिया नज़र आ रहा है, ना लेंथ नज़र आ रहा है, ना विड्थ नज़र आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन सी दो चीज़ों पे? नंबर 1, ये डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे, कि जो आपने सरफेस के अंदर चार्ज रखा हुआ है उसका मैग्नीट्यूड कितना था, और दूसरा ये फ्लक्स डिपेंड करता है मीडियम पे। इन दोनों के अलावा आपका फ्लक्स जो है वो किसी तीसरी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर आप फ़र्ज़ करें कि ट्रायंगुलर शेप ले लें, इसके अंदर कोई भी एक चार्ज रख दें, अगर आप फ़र्ज़ करें कि एक रेक्टेंगुलर शेप ले लें, उसके अंदर कोई भी चार्ज रख लें, अगर आप जो है वो किसी भी तरह की आप जो है वो डिफरेंट शेप ले लें, जैसे फ़र्ज़ करें कि ये मैंने एक आर्बिट्रेरी शेप बना दी, इसके अंदर अगर आपने एक चार्ज रखा हुआ है, तो याद रखें कि जो इसका टोटल फ्लक्स होगा इस चार्ज की वजह से वो कभी भी शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों ने याद रखनी है कि जो चार्ज है जिसको हमने एनक्लोज किया हुआ है किसी भी सरफेस के अंदर,
उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ये आपको इस फार्मूला के ज़रिए जो है वो क्लियर हो चुका है, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया।